नमस्कार, मैं हूं कहानीकार अमर फौजदार। आज 14 नवंबर है, एक विशेष दिन जो हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। आज हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहे हैं। इसी दिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी का बच्चों से विशेष लगाव था और वे मानते थे कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। चाचा नेहरू का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनकी मुस्कान, गुलाब का फूल और उनके सादगी भरे व्यक्तित्व की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? पंडित जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और शायद यह उनकी परवरिश का प्रभाव ही था कि वे शुरुआत से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक नामचीन वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जबकि उनकी मां स्वरूप रानी एक शांत और संस्कारी महिला थीं। मोतीलाल नेहरू अपने समय में न केवल धनी थे, बल्कि उनके पास आधुनिक सोच भी थी। वे जानते थे कि जवाहरलाल का भविष्य देश के लिए एक उदाहरण हो सकता है। यही वजह थी कि पंडित जी की शुरुआती शिक्षा बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई और उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका बेटा सिर्फ एक अमीर खानदान का सदस्य भर न रहे, बल्कि देश की जिम्मेदारियों को समझे और भारत के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास रखे। मोतीलाल नेहरू ने उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। जहां पंडित जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उस दौर में भारत के बाहर पढ़ाई का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं था, बल्कि दुनिया के नए नजरिए को देखना भी था। पंडित जी ने लंदन में कानून की पढ़ाई के साथ साथ वहां के समाज और विचारधारा को भी बारीकी से समझा, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा उनका भारत बसा रहा। जब वे कैम्ब्रिज में थे तो उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को महसूस किया। अंग्रेजों की धरती पर रहते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका असली उद्देश्य शायद वकालत नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करना है। 1912 में वे भारत लौटे। नेहरू भारत लौटे तो वकालत से शुरुआत की, लेकिन उनका मन अदालत की दीवारों में बंद कर नहीं रह सका। यह समय था जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी एक प्रमुख चेहरा बनकर उभर रहे थे। 1916 में पंडित जी की पहली मुलाकात गांधी जी से हुई और इस मुलाकात ने पंडित जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। पंडित जी के अंदर एक नई चेतना जागी। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन वकालत से परे देश की सेवा में है। गांधी जी के साथ जुड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। इस नए दौर में पंडित जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर बार जेल जाना और फिर लौटकर आंदोलन में सम्मिलित होना यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि यह उनके मन के उस प्रेम और जुनून का प्रतीक था जो वे भारत के लिए रखते थे। पंडित जी ने देखा कि उनके सपनों का भारत सिर्फ स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। नेहरू जी का यह दृष्टिकोण उनके समाजवादी झुकाव का प्रतीक था, जहां वे गरीबों, किसानों और मजदूरों के हक के लिए हमेशा आगे रहे। 1947 में भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
और नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके सामने एक नए भारत के निर्माण की चुनौती थी। नेहरू के सपने में एक ऐसा देश था जो औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति से सशक्त बने। उनकी पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आईआईटी और इसरो जैसे संस्थान उनकी दूरदर्शिता के उदाहरण हैं। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीकी विकास ही भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकता है। पंडित जी का व्यक्तित्व बच्चों के लिए बेहद स्नेहपूर्ण था। उन्हें बच्चों की हंसी, उनकी मासूमियत और उनकी सरलता बहुत पसंद थी। पंडित जी जब भी किसी कार्यक्रम में जाते, वे बच्चों से विशेष रूप से मिलते और उनकी बातों को ध्यान से सुनते। बच्चे भी उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें अपने चाचा की तरह मानने लगे और इसी कारण वे चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय हो गए। वे हमेशा कहते थे, बच्चे कल का भारत हैं। 1916 में पंडित जी का विवाह कमला नेहरू से हुआ। कमला नेहरू भी स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला थीं, जो हर परिस्थिति में नेहरू के साथ खड़ी रहीं। दोनों के बीच गहरा स्नेह और समझ थी। लेकिन कमला की गंभीर बीमारी और उनके निधन ने पंडित जी को गहरे तक प्रभावित किया। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा गांधी थी, जिनके साथ पंडित जी का भावनात्मक रिश्ता बहुत गहरा था। इंदिरा गांधी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो चुके थे। उनकी मां कमला नेहरू की बीमारी के बाद इंदिरा के जीवन में नेहरू का महत्व और भी बढ़ गया। पिता पुत्री के रिश्ते में नेहरू ने अपनी बेटी को न केवल एक बेटी के रूप में देखा, बल्कि एक भविष्य की नेता के रूप में भी उन्हें तैयार किया। नेहरू ने अपने पत्रों के माध्यम से इंदिरा को भारत, राजनीति और जीवन के बारे में सीखने का एक अनूठा अवसर दिया। उनके पत्रों में एक स्नेही पिता का मार्गदर्शन झलकता है, जो इंदिरा को भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। वैसे पंडित जी का जीवन हमेशा से चर्चा का विषय रहा है और उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी उससे अछूते नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू का गहरा और भावनात्मक संबंध बना। हालांकि यह रिश्ता हमेशा रहस्यमयी और विवादास्पद माना गया, फिर भी इसमें नेहरू और एडविना के बीच का गहरा सम्मान और भावनात्मक समझ साफ झलकती थी। पंडित जी का साहित्य और कला के प्रति विशेष रुझान था। वे एक प्रबुद्ध पाठक थे और साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे कि भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत के इतिहास, संस्कृति और विविधता को समझने का एक सजीव दस्तावेज है। इसके अलावा एन ऑटोबायोग्राफी, मेरी कहानी, में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, विचारधाराओं और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को आत्मीयता से व्यक्त किया। उनकी किताबें न सिर्फ उनके विचारों की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता और भारत के प्रति उनके प्रेम को भी उजागर करती हैं। और 27 मई 1964 को पंडित जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनके साथ एक युग का अंत हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भारत ने एक नेता, एक पिता और एक मार्गदर्शक को खो दिया, लेकिन उनकी यादें, उनके सिद्धांत और उनके आदर्श भारतीय समाज में आज भी जीवित हैं। नेहरू का जीवन सिर्फ एक राजनेता का जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का जीवन था जिसने न केवल अपने देश बल्कि अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के दिल में भी अपनी जगह बनाई। उनके द्वारा छोड़े गए आदर्श और उनकी जीवन शैली
न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बाल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।